हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज चंचल कुमार शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत के इतिहास की हमारी सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। से पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आप लोग मुझे कमेंट करके एक बार बता दें कि आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। सभी लोग एक बार कमेंट करके मुझे बता दें कि क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। Am I audible? क्लियर है। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और इस समय हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की हमारी इस सीरीज़ में चर्चा कर रहे हैं भारत में कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस की स्थापना के बाद उसकी विचारधारा के बारे में। देखा हम लोगों ने किस प्रकार से कांग्रेस की प्रारंभिक विचारधारा को उदारवादी या नरमपंथी विचारधारा के नाम से जाना गया। उसके बाद कांग्रेस की जो अगली विचारधारा जो थोड़ी उग्र थी उसे उग्रवादी या गर्मपंथी विचारधारा कहा गया। पिछले सेशन में मैंने आपको उदारवादी और उग्रवादी दोनों विचारधाराओं के बारे में बताया, उनका स्वरूप, उनका चरित्र, उनकी मांगें और उन दोनों की क्या क्या कमियां थी वो हमने देखा। और आज के सेशन में हम बात करेंगे उसके बाद जो एक बहुत बड़ी घटना 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होने के साथ भारत में हुई और जिसका पूरे भारत में विरोध हुआ, वो थी बंगाल का विभाजन। दरअसल बंगाल का विभाजन एक ऐसी घटना थी, बल्कि उसे हम लोग दुर्घटना कहें तो बेहतर होगा, कि उसके बाद भारत में अचानक से अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश राज के खिलाफ एक माहौल बनने लगा। ना चाहते हुए भी ब्रिटिश राज ने एक प्रकार से एक ऐसा काम कर दिया जिससे उनको ही प्रॉब्लम हुई, समस्या हुई, और कहीं ना कहीं कर्जन ने आग में घी डालने का काम किया, भारतीयों को भड़काने का काम किया। तो बंगाल का विभाजन क्यों इतना बड़ा माना जाता है, ऐसा क्या था कि उस विभाजन का भारतीयों ने विरोध किया, वो हमें क्यों पसंद नहीं आया, और उसके पीछे के सारे राज। इसके साथ ही बंगाल विभाजन के बाद भारतीयों की प्रतिक्रिया, किस प्रकार का विरोध हुआ, एक बहुत बड़ा आंदोलन इसके बाद आपको दिखाई देगा, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। क्या महत्व है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का भारतीय इतिहास में, क्या महत्व है। वो आंदोलन जितना आपको लग रहा होगा उतना छोटा नहीं था, और न ही उस आंदोलन का प्रभाव उतना कम है जितना हम समझते हैं। यह आंदोलन अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए, जो हम लोग समझेंगे, इसका दूरगामी प्रभाव हुआ, परिणाम हुआ, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद। और आप सबसे ये उम्मीद है कि आपने सेशन को लाइक तो कर ही दिया होगा, नहीं किया हो तो कर दो यार। सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर कर दें, ठीक है। बस इतना आपसे चाहिए कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक और शेयर करते रहें। और इसको शेयर करने में मैंने कई बार आपसे कहा कि एक फ़ायदा ये है कि जो चीज़ आपको मिल रही है, क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब का जो ये संसार है ना, ये बहुत विस्तृत संसार है। यहाँ पर अनगिनत वीडियोस डेली अपलोड किए जाते हैं, तो कई बार लोग सही चीज़ तक नहीं पहुँच पाते, है ना। वो चाहते हैं, इसके लिए ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन जो चीज़ उनके काम की है वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते। तो यदि आप इस वीडियो को जो है, इस सेशन को शेयर करते हैं, तो आप उन लोगों तक इस चीज़ को आसानी तक पहुँचा सकते हैं, और इससे उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है ना। तो इसको शेयर करिए, और इस चैनल को यूपीएससी विद चंचल कुमार को सब्सक्राइब कर लो भाई, नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो, इस बेल आइकॉन को हिट करो। और ये जो चैनल है यूपीएससी विद चंचल कुमार सर, ये आपके बड़े काम का चैनल है। आने वाले समय में उसी में लगाऊं, थोड़ा सा आपने देखा होगा बीच बीच में क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, उसका यही रीज़न है कि मैं थोड़ा सा आप ही लोगों के लिए काम में लगाऊं, एक अच्छी टीम बनाने में लगाऊं जो आपको पूरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाए। और इस सब के बीच एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके काम की, जो आप लोग डिमांड कर रहे थे, मैं सीसेट स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना। कॉम्प्रिहेंशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी ही जब भी हो पाएगा 1-2 दिन में हम लोग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे, ठीक है, सॉल्व करें,
कैसे सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट से ज़्यादा नंबर लेके आए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, और उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पैसेज को सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए, वो हम लोग शुरू करेंगे। उसमें हम लोग PYQs भी देखेंगे। तो जल्दी ही आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सालों से बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं मैं सी सेट नहीं पढ़ा रहा था, तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर सी सेट भी पढ़ाने वाला हूँ। बीच बीच में हमारे सी सेट की क्लासेस भी होंगी, वर्ल्ड हिस्ट्री की भी होंगी, ठीक है, पॉलिटी की चल ही रही है, हिस्ट्री की चल ही रही है, तो हम लोग सी सेट भी स्टार्ट कर देंगे, और बीच बीच में दूसरे सेशंस भी आपके लिए ज़रूरी होंगे, वो मैं लेकर आता रहूँगा। तो आप सभी लोग तैयार रहिए सी सेट के लिए, और इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको सारे सेशन की लिंक चाहिए, नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, हाँ पता है कि कुछ PDFs पिछले नहीं मिले हैं, तो परेशान मत होइएगा, मिल जाएंगे। इस टेलीग्राम चैनल चंचल कुमार सर ऑफिशियल को जाके ज्वाइन कर लो, यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए बंगाल विभाजन के बारे में बात करते हैं। आप सभी को पता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, उसकी योजना तो बहुत पहले बन गई थी, 1903 के आसपास सरकार ने प्लान किया था, लेकिन बंगाल विभाजन 1905 में जाके हुआ। 16 अक्टूबर 1905 का वो काला दिन था, जिस दिन बंगाल का जो हमारा एक बहुत बड़ा समृद्ध प्रांत था, राज्य था, उसको अंग्रेजों ने विभाजित किया, ठीक है। तो उस सब से जुड़ी हुई घटनाक्रम के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो बंगाल का विभाजन जो है किसने किया, उस समय भारत का वायसराय जो था, गवर्नर जनरल, वो था लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन इसीलिए इंडिया में एक विलन के तौर पर देखा जाता है, इसको एक बुरा वायसराय माना जाता है। इसके पीछे इसका ये वाला काम सबसे ज़्यादा, ठीक है, जिम्मेदार है। बंगाल उस समय, देखो उस समय बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे समृद्ध प्रांत था, और इसकी जनसंख्या भी आप देखेंगे 7-8 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। लेकिन जो चीज़ बंगाल का विभाजन करने के पीछे जिम्मेदार थी, तो सीधी सी बात है कि जब भी सरकार ऐसा कोई कदम उठाती है तो उससे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया। जब अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया, बंगाल का विभाजन किया, तो कर्जन से पूछा गया कि आपने बंगाल का विभाजन क्यों किया, तो उसने जो है हमें कुछ और बताया, और उसका वास्तविक कारण कुछ और था। कर्जन के अनुसार बंगाल का विभाजन किया जा रहा है प्रशासनिक कारणों से। प्रशासनिक कारण का मतलब ये है कि कर्जन ये कह रहा है कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, और हम इस प्रांत में सही रूप से शासन नहीं चला पा रहे हैं, तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। अब प्रांत जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा दिक्कतें तो आएंगी। तो उसका ये कहना था कि हम इतने बड़े प्रांत को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, कानून और व्यवस्था मेंटेन नहीं हो पा रही है, यहाँ के लोगों को समुचित विकास नहीं मिल पा रहा है, तो विभाजन से ये रहेगा कि हम आसानी से 2 अलग अलग प्रांतों पर ध्यान दे पाएंगे और इनका विकास कर पाएंगे। पर क्या ऐसा था? नहीं, ये हाथी के दांत थे, दिखाने के कुछ और थे। कर्जन का जो ये कारण था ये बिल्कुल सही नहीं था। दरअसल मैं आपको बताता हूँ कि बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने क्यों किया। बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने जानबूझकर किया, और इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही बंगाल भारत में धीरे धीरे राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र बन रहा था। तमाम बड़े बड़े क्रांतिकारी, तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी, समाज सुधारक, धार्मिक सुधारक, ये सारे जो है बंगाल से निकल रहे थे। कहीं न कहीं अंग्रेजों को एक बात समझ में आई कि इस सब की जो खदान है वो बंगाल है। आपने राम मोहन राय का नाम सुना है, वो बंगाल से थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो बंगाल से थे। आपने रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम, व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम सुना होगा। तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, इसके अलावा सामाजिक धार्मिक सुधारक, ये सब बंगाल से आते थे, क्योंकि बंगाल में साक्षरता का, शिक्षा का स्तर अच्छा था। वहाँ के लोग थोड़े संपन्न भी थे, बुद्धिजीवी भी थे, और वहीं से जो है भारत में राष्ट्रवाद की लहर उठी थी। इसी चीज़ को अंग्रेजों ने समझा, क्यों ना जड़ के ऊपर वार किया जाए। यदि जड़ के ऊपर वार किया जाता है तो कितना ही बड़ा पेड़ क्यों ना हो, वो गिर जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो यदि हम लोग बंगाल के ऊपर जो है वार करते हैं तो इससे ये होगा कि भारत में राष्ट्रवाद कमज़ोर होगा, क्योंकि ये राष्ट्रवाद यहीं से पूरे भारत में फैल रहा है। दूसरी समस्या ये है कि बंगाल जो है भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी बन गया है, क्योंकि बंगाल में बहुत सारे लोग मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं,
और कहीं ना कहीं भारत में जो हमारी नीति है फूट डालो राज करो, ये उसके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि भारत में दो बड़े धर्म के जो लोग हैं, धार्मिक संप्रदाय, ये आपस में लड़ें। ये लड़ेंगे तो ही तो हमें फ़ायदा होगा। और 1857 के बाद से अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई थी कि कैसे भी करके भारत के दो बड़े संप्रदायों को आपस में एक नहीं होने देना है, नहीं तो फिर से 1857 जैसी क्रांति हो सकती है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा बंगाल का जो सामाजिक ताना बाना था ना, वो बड़ा विचित्र था। पूर्वी बंगाल में अधिकांश लोग मुस्लिम थे और पश्चिम बंगाल में अधिकांश लोग हिंदू थे। तो बंगाल का विभाजन करने से एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम हिंदू बहुल इलाके को मुस्लिम बहुल इलाके से अलग कर पाएंगे। एक ये भी उनके दिमाग में चल रहा था। तो कर्जन ने जो है इसका कारण क्या बताया, इसका कारण कर्जन ने और सरकार ने बताया प्रशासनिक, लेकिन इसका जो कारण था वो मैंने आपको वास्तविक कारण बताया। क्या कारण था? भारत में उठ रहे पनप रहे राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना, क्योंकि तमाम राष्ट्रवादी जो शाखाएं थी वो बंगाल से ही निकल रही थी। हिंदू मुस्लिम बड़े दो संप्रदाय भारत के, इनमें मतभेद पैदा करना, इनको लड़ाना। मूल बंगाल में बंगाली बोलने वाले लोगों की, बांग्ला भाषी लोगों की आबादी, ये बड़े चालाक लोग थे। ये सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा के आधार पर भी लोगों को लड़ाने का इनके दिमाग में चल रहा था। क्यों ना भाषा के आधार पर भी लड़ाया जाए, एक भाषा वाले लोगों को दूसरे भाषा वालों से अलग कर दिया जाए, तो मूल बंगाल में बंगाली बोलने वालों की संख्या को कम कर देंगे और उन्हें दूसरे भारतीय भाषाओं के लोगों से लड़ने के लिए छोड़ देंगे। कुलीन वर्ग की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करना, ये सब मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे इस तरफ आप देख सकते हो बंगाल का एक नक्शा है, ये 1905 के समय का है। यहाँ से आप देख सकते हो ये पूरा उस समय आसाम, आजकल का जो बांग्लादेश है वो, जिसे आप पूर्वी बंगाल भी कह सकते हैं, आजकल का पश्चिम बंगाल हमारा, बिहार, उड़ीसा, इन सबको मिला के बंगाल बनता था। अब देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्रांत था। अगर मैं बिहार को, उड़ीसा को, पश्चिम बंगाल को, बांग्लादेश को, असम को मिला दूं तो कितना बड़ा राज्य बनेगा, इतना बड़ा था बंगाल। इसको बांट दिया और पूर्वी बंगाल में जो है आपका बांग्लादेश का हिस्सा, आसाम का हिस्सा रखा गया। जो पश्चिम बंगाल है उसमें आज का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा रखा गया। ये इस तरीके से यहाँ पर एक जो है ये रेखा खींच दी गई। इस तरह का जो बंगाल है वो ईस्ट बंगाल हो गया और इस तरह का जो बंगाल हो गया वो हो गया वेस्ट बंगाल। इस तरफ ईस्ट और वेस्ट। ये समझे आप कि नहीं? समझ में आ गया? ये था बंगाल का विभाजन पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में। तो कर्जन ने बंगाल के दो हिस्से किए। एक हिस्सा पूर्वी बंगाल था जिसमें ढाका, वर्तमान बांग्लादेश में आपने सुना ही होगा ढाका का नाम, ढाका राजशाही चटगांव है ना, बांग्लादेश में चटगांव एक जगह है, तो बांग्लादेश का चटगांव, ढाका वगैरह ये सब इसमें आता था। इसकी राजधानी ढाका थी। और दूसरी तरफ था पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल। इसमें बंगाल का पश्चिमी हिस्सा था, इसमें आज का बिहार था, इसमें आज का ओडिशा था, ऑफकोर्स झारखंड भी होगा। ये सब मिला के जो है हमारा पश्चिमी बंगाल। बंगाल का दो बार विभाजन हुआ, आपको पता है। पहली बार तो 1905 में हुआ, हालांकि इसको तो बाद में रद्द कर दिया गया, लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, तो बंगाल का दूसरी बार विभाजन हुआ है। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को मिला था जो आजकल बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और पश्चिम बंगाल भारत को मिला था जिसका नाम आज भी पश्चिम बंगाल है। कई सारे लोग इसको लेके बड़े दुविधा में भी रहते हैं और उन्हें लगता है कि पश्चिम बंगाल भारत का ऐसा राज्य जो पूर्व में है, लेकिन नाम पश्चिम बंगाल है तो उसका यही कारण है। तो उस समय भी ईस्ट और वेस्ट, तो इसमें बिहार, उड़ीसा और बंगाल का पश्चिमी हिस्सा आता था। अब ये सब कब शुरू हुआ? तो मैंने आपसे कहा 1905 में तो विभाजन हुआ। दरअसल अंग्रेजों ने शुरुआत तो पहले ही कर दी थी। 3 दिसंबर 1903 की बात है। 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन की योजना प्रकाशित हुई। भाई बंगाल का विभाजन करने जा रहे हैं, किस प्रकार करने जा रहे हैं, पूर्वी में, पश्चिमी में, और कहाँ कहाँ क्या क्या होगा, कौन कौन किसके हिस्से में आएगा, ये सारा प्लान जो है अंग्रेजों ने 1903 में ही बता दिया था। और इस 19 जुलाई 1905 को विभाजन की औपचारिक घोषणा कर दी। मतलब प्लान आ चुका था कि बंगाल का विभाजन ऐसे होगा।
19 जुलाई 1905 को इन्होंने घोषणा भी कर दी कि हम बंगाल का विभाजन फाइनली कर रहे हैं। कब से? 16 अक्टूबर 1905। ये वो डेट है 16 अक्टूबर 1905, जिस दिन से बंगाल का विभाजन लागू हुआ। यहीं से पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बंगाल बट गया। इससे जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम बात करें तो एक तो उस समय का भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कर्जन फ्रेजर रिस्ले था। कर्जन भारत का वायसराय था, फ्रेजर उस समय बंगाल का गवर्नर हुआ करता था और रिस्ले जो है उस समय गृह सचिव हुआ करता था। ये सब इन्होंने आमतौर पर इस तरह के कोई भी निर्णय जो ब्रिटिश सरकार में लिए जाते थे वो भारत सचिव और गवर्नर जनरल दोनों की सम्मेलन से लिए जाते थे। इनके आपस में जो है यही खिचड़ियाँ पकाया करते थे सारी। मॉर्लेमिंटो सुधार आपने सुना होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपने सुना होगा, बंगाल विभाजन भी ऐसा ही है। इसको भी आप मॉर्लेमिंटो सुधार की जगह जो है बोल सकते हो क्या, उस समय जो है आप रिस्ले गृह, तो रिस्ले कर्जन का हो गया ये मामला। रिस्ले गृह सचिव था, भारत सचिव, है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने ये पूरा बनाया और कुल मिला के बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से हो गया। परिणाम ये हुआ कि भारतीयों ने इस पूरे मामले को ठीक से समझा। दरअसल जो मूर्ख बनाने की कोशिश अंग्रेज कर रहे थे कि हम इनको कुछ भी बता देंगे, ये मान लेंगे कि हाँ वास्तव में अंग्रेजों को बंगाल को चलाने में दिक्कत आ रही होगी, इसलिए इन्होंने बंगाल का विभाजन किया, ऐसा नहीं था, हम समझ गए थे। भारतीयों को ये बात समझ में आ गई थी कि अंग्रेज कुछ और कर रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं, इनके शब्द इनकी हरकतों से मैच नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जो वास्तविक उद्देश्य था क्या, कि अंग्रेज भारत में उठ रहे राष्ट्रवाद की लहर को, ठीक है, नष्ट करना चाहते थे। भारत में उठ रहे राष्ट्रवाद के सामने एक चुनौती जिसको वो देख रहे थे खड़े चुनौती के रूप में, उसको खत्म करना चाहते थे। ये भारतीयों को समझ में आ गया। विभाजन का जबरदस्त विरोध होता है, ठीक है। और इस मामले में थोड़ा सा अंग्रेज सरकार भी कहीं ना कहीं एक गलत फहमी का शिकार थी। अंग्रेजों को लगा कि विरोध तो होगा, ये तो उन्हें पता था कि विरोध होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अब बंगाल का विभाजन करो और विरोध ना हो। लेकिन उनका यह अंदाजा था कि विरोध सिर्फ बंगाल तक सीमित रहेगा, क्योंकि उस समय तक अंग्रेज भारत में राष्ट्रवाद को भांप नहीं पाए थे कि भारत में कहीं ना कहीं अब राष्ट्रवाद आ चुका है। एक हिस्से में होने वाली घटना का प्रभाव देश के दूसरे हिस्सों में भी पड़ने लगा था। उसकी तपिश को महसूस करने लगे थे देश के बाकी हिस्सों के लोग भी। तो उन्हें लगा कि बंगाल का विरोध होगा, बंगाल में होगा, दबा देंगे जो हम करते आए हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार बंगाल जो है, ठीक है, इस बार क्या हुआ, इस बार बंगाल के बाहर तक ये आग गई और बंगाल विभाजन का विरोध देश के दूसरे हिस्सों में भी हुआ, जो अनएक्सपेक्टेड था। ये नहीं सोचा था अंग्रेजों ने कि ऐसा कुछ होगा। तो विभाजन के विरोध में एक आंदोलन की शुरुआत हुई और इस आंदोलन को नाम दिया गया स्वदेशी आंदोलन। जो कभी कभी आप देखोगे कि हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। अगर बंगाल विभाजन का कोई विरोध हुआ, उसका आंदोलन हुआ, तो उसका नाम स्वदेशी आंदोलन क्यों था, उसका नाम बहिष्कार आंदोलन क्यों था? आप तो उसका नाम बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन रखते, है ना। इस टाइप से कोई आंदोलन रखते जिसका नाम बंगाल विभाजन में कोई नाम होता उस बीच में। आपने नाम रखा स्वदेशी और बहिष्कार, तो इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक समझो। इसका लॉजिक सीधा सा है कि भारतीय अंग्रेजों को मैसेज देना चाहते थे, एक साथ 2-3 मैसेज देना चाहते थे। पहला मैसेज तो वो ये देना चाहते थे कि हम तुम्हारे इस निर्णय से सहमत नहीं हैं, इसलिए हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, हम तुम्हारा बॉयकॉट करते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता तो हम उसका जो है बॉयकॉट कर देते हैं, उससे मिलना जुलना छोड़ देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं। तो हम लोग, ये एक गुस्सा नाराज़गी जताने का तरीका होता है। आमतौर पर छोटे बच्चे होते हैं ना, घर में माता पिता उनकी बात नहीं मानते तो वो खाना नहीं खाते, ठीक है, भोजन का बहिष्कार कर देते हैं। फिर घर वाले उनको मनाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो खाना खाते हैं। तो एक तरीके से बहिष्कार नाम इसलिए दिया गया ताकि हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके इस निर्णय से खुश नहीं हैं और हम आपके साथ नहीं हैं, तुम्हें जो करना है करो, अब से हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं। दूसरा, इस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन इसलिए नाम दिया गया ताकि भारत में लोग ये मैसेज अंग्रेजों को दे सकें कि हम तुम पर अब निर्भर नहीं रहना चाहते,
हमारे सारे निर्णय तुम लेते हो क्योंकि हम तुम पर निर्भर हैं। अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे और जब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो अपने सारे निर्णय हम लेंगे। हम तय करेंगे बंगाल का विभाजन करना है कि नहीं करना है। तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि बंगाल का विभाजन करना है? तो कहीं ना कहीं हम स्वदेशी आंदोलन को इसलिए शुरू किए ताकि हम चाहते थे कि भारत एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आए। दरअसल आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से भारत के हस्तशिल्प को, हाथ से चलने वाले सारे उद्योगों को नष्ट कर दिया। इसकी जगह भारत में आधुनिक उद्योग नहीं पनपने दिए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर भारत में आधुनिक उद्योग पनप गए, भारत में औद्योगिक विकास हो गया, तो फिर उनकी जो दादागिरी है, उनका जो प्रभुत्व है वो खतरे में आ जाएगा। उनका माल कौन खरीदेगा? उनके ऊपर आत्मनिर्भरता कम हो जाएगी भारतीयों की। आज समस्या ये है ना कि भारतीय हम पर आत्मनिर्भर हैं कि अगर कपड़े भी खरीदने हैं तो अंग्रेजों से ही खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे देश में तो कपड़े बनते ही नहीं है। तो क्या बिना कपड़ों के घूमोगे? इसके लिए तुम्हें अंग्रेजों की ज़रूरत है। अंग्रेज चले जाएंगे तो कपड़े पहनने के लाले पड़ जाएंगे तुम्हारे। और हम यही चाहते, और यही चीज़ की वजह से उन्होंने भारत में उद्योग नहीं आने दिए। अब हम उसी का उल्टा कर रहे थे कि हम अपने देश में कपड़ा बनाएंगे, अपने देश में वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, हम स्वदेशी को अपनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारी निर्भरता कम हो जाए और फिर तुम यहाँ से चले भी जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी तो एक हथियार के तौर पर इसको इस्तेमाल किया। उन्होंने हाथ से चरखा चलाना, खादी वगैरह का इतना प्रचार किया। ये सब क्यों किया? ताकि भारत के लोग जो हैं आत्मनिर्भर बने। जब तक आप किसी पर निर्भर होगे ना, तब तक आप उससे लड़ नहीं सकते। स्वतंत्र होना किसी से लड़ने की पहली शर्त है। अगर आपने देखा होगा तो भारत में न्यायपालिका को हम स्वतंत्र मानते हैं। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे जो जज हैं, उसके जो न्यायपालिका में लोग होते हैं, वो कैसे अपना बिंदास होके, बिना डर के, बिना भय के, बिना लालच के वो फैसले सुनाते, सरकार के खिलाफ भी सुना पाते, क्योंकि न्यायपालिका को सरकार से कोई लेना देना नहीं है। बाकी कार्यपालिका सरकार पर निर्भर है, प्रशासनिक अधिकारी सरकार पर निर्भर है, हर कोई सरकार पर निर्भर है, तो इसलिए वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पाता। तो जब तक भारतीय ईमानदार नहीं बन पाएंगे, जब तक भारतीय आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, तब तक वो तुम्हारे हिसाब से चलेंगे और आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। तो इन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की और अब राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक विचारधारा जो है उग्र हो गई। अब एक और ऐसा धड़ा था, आपने देखा होगा कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे थे जो लगातार कांग्रेस के ही लोगों को गरिया रहे थे। मैं गर्मपंथियों की बात कर रहा हूँ। वो बार बार ये कह रहे थे कि तुम अंग्रेज सरकार को बहुत ज़्यादा भाव देते हो, अंग्रेज सरकार तुम्हारी सुनती ही नहीं है, तुम हाथ पैर जोड़ते रहते हो, मिन्नतें करते रहते हो, प्रार्थना पत्र लिखते रहते हो, रिक्वेस्ट करते रहते हो, लेकिन उनके कान में जू नहीं रेंगती। और अब उनको बोलने का मौका मिल गया। ये देखो, बंगाल का विभाजन कर दिया। क्या कर लिया तुम लोगों ने? तुम कहते हो ना अंग्रेज भारत के लिए अच्छे हैं, ये देखो बंगाल विभाजन कर दिया। मतलब गर्मपंथियों को बोलने का मौका मिल गया और अब वो थोड़े और उग्र हो गए कि अंग्रेजों से तुम ये भलाई की उम्मीदें कर रहे हो, ये गलत बात है। आए समझ में कि नहीं आया? तो कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन का एक परिणाम ये भी हुआ कि नरमपंथी आंदोलन थोड़ा सा डिफेंसिव हो गया और गर्मपंथी विचारधारा उग्र हो गई और वो लगातार हमले करने लगे गर्मपंथियों के ऊपर, नरमपंथियों के ऊपर, कि तुम जो है कुछ नहीं कर सकते हो और ये अंग्रेज जो है इसी तरीके से मनमानी करते रहेंगे। परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही भारत की उस समय की सबसे बड़ी पार्टी में अब आपस में जो है वैचारिक मतभेद बढ़ गया। आपस में इनमें मतभेद हो गया। एक तरफ गर्मपंथी विचारधारा हो गई जो उग्र थी, जो कुछ चीज़ें चेंज करने के मूड में थी। एक तरफ नरमपंथी थे जो कि कुछ नहीं कर रहे थे। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ रामायण में एक प्रसंग आता है कि जिसमें भगवान श्री राम समुद्र के उस पार जाना चाहते हैं, लंका में। वो समुद्र से प्रार्थना करते हैं, कई दिनों तक उनकी पूजा करते हैं, लेकिन समुद्र जब रास्ता नहीं देता तो फिर वो थोड़ा सा क्रोधित हो जाते हैं। वो अपना धनुष उठा लेते हैं, अस्त्र शस्त्र उठा लेते हैं कि ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं माने तो मैं दूसरा रास्ता अपना लेता हूँ।
तो ये सही है कि जब आप सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश करते हैं और वो नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। गर्मपंथियों का भी यही मानना था कि आपने बहुत प्रयास किए लेकिन आपके तरीकों में दम नहीं है, आपकी बातों को आपको सरकार गंभीरता से नहीं लेती, अपने तरीकों को चेंज करिए और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस को कोई उपलब्धि हासिल नहीं होगी। दूसरी तरफ नरमपंथियों का ये मानना था कि हमारे तरीकों में कोई बुराई नहीं है, बुराई तुम्हारी सोच में है, तुम बहुत ज़्यादा तेज चल रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा होशियार बन रहे हो और तुम इस चक्कर में, तुम्हारे जोश के चक्कर में, कहते ना कि कई बार इंसान जोश में होश खो देता है, तो जोश में तुम क्या कर रहे हो, होश खो रहे हो और तुम पूरी कांग्रेस को ले डूबोगे अपने इस विचारधारा से। इस प्रकार से कांग्रेस में मतभेद बढ़ गया और आखिरकार ये बढ़ता 1905 में शुरू हुआ और आगे बढ़ा, 1906 तक आते आते काफ़ी बढ़ गया। उस साल कांग्रेस के अधिवेशन में लग रहा था कि कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा, लेकिन दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाने से वो मामला थोड़ा सा टल गया। लेकिन 1907 में तो आखिरकार वो ज्वालामुखी फूट ही गया। सूरत के मैं आपको बता चुका हूँ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तापी नदी के किनारे, जहाँ कांग्रेस के दोनों धड़ों में आपस में लड़ाई हो गई, मतभेद हो गया और कांग्रेस जो है विभाजित हो गई। कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन से अंग्रेजों को बड़ा फायदा हुआ, हमको नुकसान हुआ। बंगाल का विभाजन हुआ सो अलग, दूसरी तरफ ये हुआ कि हम एक विभाजन को रोकने का कोशिश कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे और दूसरा विभाजन हम लोगों ने कर लिया। अब यही चाहता था करजन चाहता था भारत में राष्ट्रवाद को कमजोर करना, हो भी गया। कांग्रेस को बांट दिया, कांग्रेस के दो धड़े हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से एक विभाजन को रोकने के चक्कर में दूसरा विभाजन भारत में हो गया कांग्रेस के बीच में और इस वजह से कांग्रेस काफी समय तक कमजोर रही। आप देखोगे 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, उस अधिवेशन में जाके कांग्रेस के दोनों धड़े वापस एक हुए। आप सोचो कितना लंबा समय है, 1907 से लेकर 1916, 9 साल तक। इन 9 सालों में अगर आपसे कोई पूछे कांग्रेस की उपलब्धियां बताओ, तो कोई उपलब्धि नहीं है कांग्रेस की, क्योंकि आपने हमेशा सुना एकता में बल होता है। जब आप लड़ते हो तो इसका फायदा हमेशा तीसरे को मिलता है। इसीलिए कभी भी अपनी लड़ाई को, अपने मतभेदों को इतना हावी मत होने दीजिए कि आपके उन मतभेदों का फायदा कोई तीसरा व्यक्ति उठा ले जाए। तो ये कांग्रेस का विभाजन हो गया और 1916 तक वो रहा। अब हम बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की। क्यों आया? बंगाल विभाजन के विरोध में आया। स्वदेशी आंदोलन को लाने का कारण बंगाल का विभाजन ही था। और क्यों इसको स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन दिया, वो भी मैंने बताया। तो क्या करना है? जब एक चीज क्लियर हो गई कि बंगाल के विभाजन का विरोध करना है, कांग्रेस में लगभग सभी ने, मैं आपको बता दूं, इस मामले में गर्मपंथी नरमपंथी दोनों के विचार एक थे। नरमपंथी भी और गर्मपंथी भी दोनों इस बात को मानते थे कि बंगाल का विभाजन गलत है और बंगाल विभाजन का विरोध करना है, दोनों को करना है, ऐसा नहीं। दिक्कत हो गई तरीके में। इस मामले में नरमपंथियों का तरीका अलग था, गर्मपंथियों का तरीका अलग था। विरोध तो दोनों, मतलब कह सकते हो आप कि नरमपंथी गर्मपंथी दोनों की मंजिल एक ही थी इस मामले में, सिर्फ दोनों के रास्ते अलग अलग थे, ठीक है। तो ये जो पूरा के पूरा विरोध हुआ, इसको दोनों ने माना क्या विरोध करना है, पर कैसे करना है, क्या क्या होगा, कार्यक्रम क्या होंगे। जैसे विरोध करने का तरीका तो होगा, एक विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, ठीक है। तो बहिष्कार करके मैंने आपको बता ही दिया है कि इससे अंग्रेजों को नुकसान होगा आर्थिक। जब आप विदेशी वस्तुओं को खरीदना बंद कर दोगे, क्योंकि हमारे ही पैसों से उनकी दुकान चलती है। ये बहुत सिंपल सा फंडा है, मैंने आपको पहले भी बताया। आप किसी दुकान से सामान लेते हैं और उस दुकान वाला आपको घटिया क्वालिटी का सामान देता है या मनमाने दाम वसूल करता है, लूटता है। आपने कई बार कहा लेकिन वो सुनता नहीं है। एक दिन लोगों का दिमाग थोड़ा सा घूम गया और लोगों ने उसकी दुकान का बहिष्कार कर दिया, उसे सामान लेना ही बंद कर दिया। अब वो दुकान रोज खोलता है लेकिन सामान कोई खरीदता नहीं, तो उसकी दुकान का खर्चा भी नहीं निकल रहा। तो मजबूरी में उसको लोगों की बातों को मानना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी में सुधार करना पड़ेगा, लूटपाट बंद करनी पड़ेगी।
तो बहिष्कार असर तो करता है, ये बात तो सही है। यहाँ अंग्रेजों के लिए भी यही तय किया गया कि हम उनकी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, पर उसके साथ एक समस्या दूसरी पैदा हो गई। बहिष्कार कब तक करोगे? बहिष्कार करोगे तो तुम्हारे पास कुछ है, ऑप्शन भी तो होना चाहिए। तुम अंग्रेजों के कपड़ों का बहिष्कार कर दो तो पहनोगे क्या? तो इसके लिए दूसरी चीज़ की गई, हम खुद कपड़ा बनाएंगे, हम स्वदेशी को अपनाएंगे, हम भारत में। ठीक है यार, लाइक नहीं करते हो आप लोग, थोड़ा सा आपसे कई बार मैंने कहा है कि सेशन अच्छा लगे ना तो उसको लाइक भी भूलो नहीं। लाइक शेयर दो ऐसी चीज़ें जो आपके सपोर्ट की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, वो मिल जाएगा हम लोगों को। तो अगर आप बहिष्कार करोगे तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हम बनाएंगे, हम कपड़े खुद बनाएंगे, जो जो वस्तुएं हैं हम अंग्रेजों से खरीदना बंद कर रहे हैं उन वस्तुओं को हम खुद तैयार करेंगे। तो स्वदेशी को साथ में लाना ज़रूरी है। देखो, जब तक स्वदेशी आंदोलन नहीं आएगा तब तक बहिष्कार आंदोलन सफल कैसे हो सकता है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये वही है कि इन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का कार्यक्रम बनाया और इसका सबसे पहले सुझाव जो दिया था वो दिया था कृष्ण कुमार ने अपनी पत्रिका संजीवनी में। इसके साथ सरकारी स्कूल, अदालत और उपाधियों का बहिष्कार करें। ये सारे कार्यक्रम आप असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी देखोगे कि सरकारी उपाधियों का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करना, सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार करना, अधिक अदालतों का बहिष्कार करना, ये सब हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, ये सब हम लोग अंग्रेजों को बताने के लिए कर रहे हैं कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। तो ये बहिष्कार हो गया। इसके साथ आत्मनिर्भरता के लिए आपको स्वदेशी पर बल देना पड़ेगा। अब स्वदेशी हर जगह होगा, वस्तुओं में स्वदेशी होगा, शिक्षा में स्वदेशी होगा, कला और संस्कृति में सब कुछ स्वदेशी होगा। अब हम बिल्कुल जो है अंग्रेजों पर निर्भर किसी भी चीज़ के लिए नहीं रहेंगे। हम अपने खुद, क्योंकि ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने भारत को पढ़ाया। प्राचीन काल से आप सब जानते हैं कि भारत में गुरुकुल परंपरा रही है, भारत में लोग पढ़े लिखे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेजों के आने के पहले पूरा भारत अनपढ़ हुआ करता था। तो हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को बल देंगे, शिक्षा को बढ़ाएंगे, स्वदेशी रचनात्मक काम पर बल देंगे, सामाजिक सुधार करेंगे। एक एंगल मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर सामाजिक सुधार वाला भी है, कई लोगों को पता नहीं। अब आप भी सोचोगे कि सामाजिक सुधार का इस आंदोलन से क्या लेना देना है? बेटा जी, इसका भी लेना देना है। कैसे? दरअसल आप देख सकते हो कि जब हमारे देश की बात करें तो आपने देखा होगा कि सामाजिक रूप से हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा वर्ग विभाजन दिखेगा आपको, है ना। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था मिलेगी, जातिवाद मिलेगा, लोग आपस में बटे हुए हैं, ये तो एक है ही। इसके अलावा देश में आप देखोगे महिलाओं की स्थिति खराब, वो भी हमें पता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत में कई सारी बुराइयाँ, जैसे दहेज प्रथा जैसी बुराइयाँ हैं। इस वजह से भारत के लोग जो है ना वो एक नहीं हो पाते। इस वजह से भारत में लोग एकता की स्थापना नहीं हो पाती। यदि आप सामाजिक सुधारों पर बल देंगे, जैसे विवाह, दहेज प्रथा, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, आप जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, आप छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो आप अपने आप को और मजबूत करते हैं, है ना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। तो जब एक व्यक्ति होता है, उसके साथ दूसरा आता है, दूसरे के साथ तीसरा आता है, तो मुट्ठी बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी हमेशा दलित उत्थान की बात करते थे, छुआछूत को समाप्त करने की बात करते थे, भारत में जातिवाद को समाप्त करने की बात करते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज़ पता थी, वो भी इस चीज़ को मानते थे कि जब तक भारत में लोग एक नहीं होंगे तब तक अंग्रेजों से कैसे लड़ पाएंगे। फिर महिलाओं के द्वारा धरना प्रदर्शन, पहली बार आप देखेंगे कि इस तरह का कोई आंदोलन भारत में आया कि जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। अभी तक भारत में महिलाएं घर की चार दीवारी में ही आपको मिलेंगी, लेकिन पहली बार घर के बाहर निकली और उन्होंने धरना प्रदर्शन जैसा जो वो कर सकती हैं। अब आप उनसे बहुत ज़्यादा तो उस काल में उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पुरुषों की तरह आंदोलन करेंगी, पर कुछ काम तो कर सकती हैं। धरना प्रदर्शन कर सकती हैं, विदेशी वस्त्रों की होली जला सकती हैं, शराब की दुकानों पर धरना दे सकती हैं, ये काम वो कर सकती हैं। धार्मिक प्रतीक और नारों का प्रयोग, है ना, जनता को संगठित करने के लिए किया गया। इस तरह से
बंगाल विभाजन में ये सारे कार्यक्रम थे। पारंपरिक त्योहार, धार्मिक उत्सव, लोक नाट्य मंच के माध्यम से अपना संदेश लोगों तक पहुंचाना। अब ये चाहते हैं कि इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाए, लोगों तक बनाया पहुंचाया जाए कि हम एक आंदोलन कर रहे हैं बंगाल विभाजन का। आजकल तो जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी काम करें ऐसा, तो आपके पास में बहुत सारे माध्यम हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बहुत सारी जगह जहां से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आप मोबाइल के द्वारा पहुंचा सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा पहुंचा सकते हैं, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। उस काल में सोचो कि भारत के बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा, या बंगाल के लोगों को कैसे पता चलेगा कि कोई स्वदेशी आंदोलन हो रहा है, कोई बहिष्कार आंदोलन हो रहा है और हमें उन पर सपोर्ट करना है। इतना आसान नहीं था उस जमाने में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोक उत्सवों का सहारा लिया, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत की, शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। ये क्या था, दरअसल लोगों को एक राष्ट्रवाद का भावना से परिचित कराना, देश में चल रहे आंदोलनों से और सारे कार्यक्रमों से जोड़ देना, ये उसका उद्देश्य हुआ करता था। तो इन्होंने क्या किया, पारंपरिक त्योहारों का, जहां लोग इकट्ठा होते हैं, धार्मिक उत्सवों का, इनका सहारा लिया। जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक करना, नाट्य के द्वारा, मंच के द्वारा, ये अलग अलग प्रकार के साधनों का प्रयोग किया ताकि अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया जा सके। जैसे गणेश उत्सव मैंने आपको बताया, तिलक ने शुरू किया। शिवाजी उत्सव, रक्षाबंधन आदि के माध्यम से। अभी एक तो आपने सुना भी होगा कि जब बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, उस दिन राखी बांधी लोगों ने। अब आप सब जानते हैं कि 16 अक्टूबर में राखी नहीं आती, रक्षाबंधन हमारे अगस्त में आता है। तो अक्टूबर में राखियां क्यों बांध रहे थे, वही एकजुटता दिखाने के लिए, वही कि भाई हम लोग जो है एक हैं और अंग्रेजों को वो संदेश देना है। तो ये जो सब मैंने आपको बताया ना, ये पूरे आपके स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के कार्यक्रम थे। अब हम बात करें इसका प्रसार। दरअसल यहीं पर जाके गर्मपंथी और नरमपंथियों में लड़ाई हुई। नरमपंथी चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हुआ है, इसका विरोध करना है, लेकिन बंगाल में करना है, बंबई में क्यों करना है, बंबई के लोगों को क्या लेना देना बंगाल विभाजन से, या बंबई के लोग बंगाल विभाजन को समझेंगे। गर्मपंथियों का मानना था कि बंगाल का विभाजन एक मौका है और इसको लपक लेना चाहिए। यदि हम बंगाल का विभाजन बंगाल के बाहर करते हैं तो भारत में राष्ट्रवाद फैलेगा, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बनेगा। आप इसको सिर्फ बंगाल तक सीमित रखोगे तो बंगाल के बाहर के लोग कैसे जुड़ेंगे आपसे। तो यहीं पर नरमपंथी गर्मपंथियों में विवाद हुआ कि बंगाल का विभाजन जो है उसका प्रसार कैसे करना है। इस आंदोलन की विधिवत शुरुआत हुई 7 अगस्त 1905 को। देखो क्रोनोलॉजी समझो, 19 जुलाई 1905 को अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि हम 16 अक्टूबर से बंगाल का विभाजन करने जा रहे हैं। ये कब की बात है, 19 जुलाई की बात है। और इसी 19 जुलाई की घोषणा के बाद जब सबको कंफर्म हो गया कि बंगाल का विभाजन होने वाला है, तो अगस्त की 7 तारीख को, अगले महीने कुछ दिनों बाद, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक होती है और इस बैठक में यह तय किया जाता है कि हमें बंगाल विभाजन का विरोध करना है और इसके लिए हमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत करनी है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे इसका प्रसार भी शुरू हो गया। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन का जो दिन था उसको शोक दिवस के रूप में, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि जो बच्चे क्लास में आते हैं, क्लास को अटेंड करते हैं, सेशन को अटेंड करते हैं, वे लोग अगर मान लीजिए किसी कारण से क्लास को छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप सबसे बाय करके क्यों जाते हैं। मतलब पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, क्या चाहते हो। आपको छोड़ के आए स्टेशन तक, एयरपोर्ट तक, क्या चाहते हैं आप सब। आपको जब तक देखना है आप देखिए, अगर आपको जाना है तो चले जाइए। अब इसके लिए आप क्या चाहते हैं कि यहाँ सामने वाले सारे बच्चे इधर स्क्रीन की तरफ देखना छोड़ के और आपको वहाँ पर बाय करें।
क्यों डिस्टर्ब करते हो दूसरों को? मतलब आप वैसे टाइप के इंसान क्यों बनना चाहते हो कि हम ना खुद पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे किसी को? आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, ओपन प्लेटफॉर्म है। आपके ना तो आने पर किसी ने रोक लगाई है ना आपके जाने पर किसी ने रोक लगाई, और जाने वाले को कौन रोक सका है भला? तो जाना है तो जाइए, ठीक है। लेकिन मैं देखता हूँ कई बार कि वो ऐसा चाहते हैं कि शायद कि मतलब जैसे श्री राम गए थे ना वनवास, तो उनको पूरे अयोध्या वासी छोड़ के आए थे, तो आपको सब मिल के छोड़ के आए आपके घर तक, और कुछ मकसद नहीं, सिर्फ डिस्टर्ब करना है, कोई लेना देना नहीं है उनका क्लास से। बैठे वो यही है, क्लास फिर भी देखते रहेंगे। तो ये जो बंगाल का विभाजन है ये 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, ये प्रभावी हुआ, और उस दिन को लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, शोक दिवस कि भाई हम इस चीज़ को, जैसे हमारे यहाँ ना आपने देखा होगा कि कभी कुछ अप्रिय घटना हो जाती है ना, कोई मर जाता है या ऐसा कुछ होता है निधन होने के बाद, तो शोक मनाते हैं लोग। तो ये शोक दिवस है कि हमारे लिए तो ये एक जो है बुरे घटना से कम कुछ भी नहीं है, तो इसको शोक दिवस के रूप में मनाया गया। हिंदू मुस्लिम एकता दिवस कि भाई आपकी चाल हम समझ गए, तुम पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल को धार्मिक आधार पर बांट रहे हो, बांट लो, आप सिर्फ राज्य को तोड़ सकते हो लेकिन आप हमारे बीच मतभेद पैदा नहीं कर सकते, और इसीलिए एकता दिवस के रूप में इन्होंने इसको मनाया। एकता प्रदर्शित करने के लिए लोगों ने राखियां भी बांधी एक दूसरे के हाथ में, जो कि मैंने अभी आपसे कहा कि उस समय कोई रक्षाबंधन तो है नहीं, लेकिन फिर भी रक्षाबंधन बनाया गया है ये सब करने के लिए, दिखाने के लिए। देखो आपने एक बात देखी होगी, मैं खुद अपनी बात भी बताता हूँ। जो बच्चे बहुत समय से मुझसे पढ़ रहे हैं कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो मैं हमेशा फोकस्ड रहता हूँ स्टडी के ऊपर। कई सारे सेशंस आपने देखे होंगे जिसमें टीचर्स पता नहीं कहाँ कहाँ की दुनिया भर की बात करते हैं, बनावटी बात करने की कोशिश करते हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो आपके मसीहा हैं, वो आपको एग्ज़ाम में जो है हाथ पकड़ के क्रैक करवा देंगे, अगर वो नहीं होंगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, या आप उनसे जुड़े नहीं रहेंगे तो फिर आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरीके की बातें ना मैं कभी करता हूँ, ना ही मुझे आपको ऐसा कोई दिलासा देने में कोई विश्वास है। बस मेरा काम है आपको पढ़ाना, मैं पढ़ाऊँगा, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना हो मत पढ़िए, आपका भविष्य आपके हाथ में है। और फिर एक चीज़ जो बिल्कुल क्लियर है कि इस YouTube के संसार में बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए अलग अलग वीडियोस बनाते हैं, आपके लिए अलग अलग सेशंस लेके आते हैं। इनफैक्ट मैं भी लेके आ ही रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि आपको सारे सेशंस देखने होते हैं, मेरा खुद का भी सारे सेशन मत देखिए, मैं नहीं कहता कि सारे सेशन देखो। अब हमारा तो ऐसा है कि भाई मैं अगर एक किराने की दुकान लेकर बैठा हूँ तो मैं तो सारा सामान रखूँगा, या मैं एक मिठाई वाला हूँ तो मैं सब प्रकार की मिठाई रखूँगा, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप मुझसे सारी मिठाइयाँ खरीदेंगे। जो मिठाई आपको चाहिए वो मिठाई आप लीजिए और जाइए। मैं जो भी सेशन कराता हूँ वो सारे सेशन मत देखिए, जो सेशन आपके लिए ज़रूरी हो, आपको लगता है कि ये हमारे फ़ायदे के हैं, ये हमें देखना है, हमने पढ़ा हमें समझ में नहीं आया तो देखिए। सारे के सारे सेशन ना तो मेरे देखने की ज़रूरत है ना ही किसी और एजुकेटर के देखने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा आपका। ऐसे तैयारी नहीं होती, तैयारी सेल्फ स्टडी से ही होती है। आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, जहाँ आपको ज़रूरत लगे कि ये चीज़ खुद से नहीं हो पा रही है, वहाँ पर आप हमसे मदद लीजिए, वहाँ पर हम आपके काम आएंगे। लेकिन आपको लगे कि सारी चीज़ें मैं आपके लिए कर दूंगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, या कोई और कर देगा। तो यहाँ वैसा ही मैटर। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बंगाल के विभाजन को जो है एक शोक दिवस के रूप में मनाया, और अंग्रेजों को उन्होंने क्या किया, ठीक है, अंग्रेजों को उन्होंने मैसेज दिया कि ऐसे बंटवारा करने से हम बंटने वाले नहीं हैं। ओके, ये आंदोलन बंगाल से बाहर निकलकर भारत के विभिन्न भागों में भी फैल गया। सबसे अच्छी बात यह कि इस आंदोलन को भारत के बाकी हिस्सों से भी समर्थन मिला। आमतौर पर जो मैंने आपसे कहा कि अंग्रेजों को एक गलतफहमी थी कि ये आंदोलन सिर्फ बंगाल तक रहेगा सीमित, ऐसा नहीं हुआ, बाकी जगह पे भी। बाल गंगाधर तिलक ने इसको पूना में फैलाया, लाला लाजपत राय जो पंजाब से जुड़े थे उन्होंने पंजाब में इसको फैलाया, सैयद हैदर रजा ने इसको दिल्ली में फैलाया, चिदम्बरम पिल्लई ने इसको मद्रास में फैलाया। इस प्रकार से इस आंदोलन को अलग अलग जगह पर, ठीक है,
अलग अलग जगह पर क्या किया गया, फैलाया अलग अलग लोगों ने, नेतृत्व करता लोगों ने, और इससे ये अखिल भारतीय स्वरूप का हो गया। तिलक ने तो गणपति और शिवाजी उत्सव को महाराष्ट्र के बाहर अलग अलग जो है राज्यों में, खासकर बंगाल में भी उपयोग किया। आज आपने देखा होगा जैसे कि भारत में जब भी गणपति की बात आती है, हर साल हमारे यहाँ पे कुछ दिनों के लिए लोग गणपति को अपने घर लाते हैं, गणेश उत्सव मनाते हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं होता है ना, किसी ज़माने में सिर्फ महाराष्ट्र में होता था, है ना। पुरच्या वर्षी लोकरिया आपने सुना होगा, गणपति बप्पा मोरिया, पुरच्या वर्षी लोकरिया। आजकल भारत के हर हिस्सों में ये चीज़ सुनने को मिलती है। अब लगभग भारत में, उत्तर भारत में खासकर आप देखेंगे कि हर जगह, हर राज्य में भारत में लोग गणेश उत्सव मना रहे हैं। इसी तरह से आप देखोगे कि और भी कई धार्मिक चीज़ों का उन्होंने उपयोग किया उसी समय में, तो ये स्वदेशी आंदोलन का एक प्रमुख माध्यम बन गया। तो इस प्रकार से हम देखें कि स्वदेशी आंदोलन एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन क्यों था भारत के इतिहास में, क्योंकि पहली बार था इन चीज़ों का प्रयोग हमने कभी किया नहीं था। पहली बार था कि अंग्रेजों का बहिष्कार हुआ, पहली बार था कि हमने स्वदेशी को इतना बढ़ावा दिया, पहली बार था कि हमने जो है पूरे भारत में अखिल भारतीय स्वरूप लिया हुआ कोई आंदोलन किया, पहली बार था जब हमने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित किया अंग्रेजों के लिए जानबूझ के, महिलाओं ने आगे बढ़ के भाग लिया, पहली बार छात्रों ने इतने बड़े पैमाने पर कुछ किया, ये सब पहली बार था। और इसीलिए इस आंदोलन को भारत में राष्ट्रवाद के वैचारिक आधार का विस्तार करने के लिए जाना जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि स्वदेशी आंदोलन ने भारत में राष्ट्रवाद के वैचारिक आधार का विस्तार किया। किस प्रकार से? इसी प्रकार से राष्ट्रवाद पनप रहा था, पर उसको अच्छा खासा एक प्लेटफॉर्म दे दिया, अच्छा खासा एक मंच दे दिया, एक आधार प्रदान कर दिया स्वदेशी आंदोलन ने। इस चीज़ को देखें तो ये अपने आप में अभूतपूर्व आंदोलन था, इसे उग्र रूप प्रदान किया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन ने नई राजनीतिक पद्धतियों को, अभी तक मैंने आपसे कहा कि जो तौर तरीके हम लोग नहीं आजमाते थे, उन तौर तरीकों की तरफ भी हम लोगों ने रुख किया। आप देखोगे जन आंदोलन, असहयोग, बहिष्कार, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, जेल भरो आंदोलन, रचनात्मक काम। आगे जो आप महात्मा गांधी के आंदोलन देखेंगे सब है उसमें। महात्मा गांधी के आंदोलन, कोई भी आंदोलन को उठा लीजिए, असहयोग, रचनात्मक कार्य, बहिष्कार, स्वदेशी, ये सब उसमें है। तो कहीं ना कहीं इसने महात्मा गांधी के आंदोलनों के लिए भी एक वैचारिक आधार प्रदान किया और कहीं ना कहीं उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार की, है ना। ये सारी चीज़ें, धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन, सब कुछ आगे आने वाले आंदोलनों में आपको दिखाई देगा। तो इस सब को यूज़ किया है आगे हमने, तो ये आंदोलन एक प्रकार से इस सब का जनक माना जाता है। इसी क्रम में आप देखो कि एक और फायदा हो गया इस आंदोलन में, स्वदेशी पर बल देने के चक्कर में। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि कोई बच्चा है जो किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है पास होने के लिए, वो उसको चीटिंग करवाता है या जैसा भी है वो उसको पास, उसको वो करवा देता है, तो बच्चा पढ़ता नहीं है। अब एक बार क्या हुआ कि दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और जो व्यक्ति चीट करवाता था, जो व्यक्ति उसको पास करवाता था, उसने मना कर दिया कि इस बार मैं तेरी मदद नहीं करूँगा, इस बार मेरा तुझसे कोई लेना देना नहीं। अब उसे पता था कि इस बार सहायता नहीं मिलेगी, तो खुद से पढ़ना शुरू किया, अपने जो है पढ़ाई पर ध्यान दिया। अब उस लड़ाई का ये फ़ायदा हुआ कि वो बच्चा खुद की मेहनत से पास हो गया। अभी तक वो चीट करके पास हो रहा था, आज ये हुआ कि वो व्यक्ति जो है वो खुद की मेहनत से पास हो गया और उसको ज्ञान मिला। हमने अंग्रेजों का विरोध किया, बहिष्कार आंदोलन चलाया, स्वदेशी पर बल दिया, तो हमको फ़ायदा हो गया। स्वदेशी पर बल देने की वजह से भारत में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिला। ये वो काल था जब भारत में बहुत सारे जो है स्वदेशी उद्योग आपको दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ। वस्तु उद्योग, माचिस उद्योग, बंगाल केमिकल्स जैसे कई सारी स्वदेशी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना इस काल में हुई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। शिक्षा परिषद, परिसर की जगह परिषद कर लेना। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का प्रसार करना भी था। हम खुद अपने विज्ञान और तकनीक को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी तो आगे था, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना, जिसके खुद जो है प्रिंसिपल जो थे प्राचार्य अरविंद घोष साहब थे, जो गरम दल के नेता माने जाते हैं लाल बाल पाल के साथ। तो इसी समय आप देखोगे बंगाल नेशनल कॉलेज आपको दिखाई देगा।
इसी के साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में भी मैंने कहा ना, अब हर जगह स्वदेशी, उद्योग खुद के, वस्तुएं खुद की, कला और संस्कृति, शिक्षा खुद की, कला संस्कृति खुद की, हम तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है। इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्रनाथ राय, मुकुंद दास, दक्षिणारंजन, रजनीकांत सिंह जैसे कई साहित्यकारों ने बांग्ला साहित्य का विकास किया। आप जो बांग्लादेश का एक पता ना राष्ट्रीय राष्ट्रगान जो नेशनल एंथम आमार सोनार बांग्ला, तो ये उसी समय लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। आजकल बांग्लादेश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, पर उस समय ये बंगाल विभाजन के विरोध में ही उन्होंने लिखा था, हमारा प्यारा बंगाल आमार सोनार बांग्ला। तो ये आमार सोनार बांग्ला गीत जो उन्होंने लिखा वही आगे जाकर बांग्लादेश का गौरव का प्रतीक बना, गौरव गान बना। ठाकुर मारझुली दक्षिणारंजन ने लिखा दादी माँ की कथाओं को, आज भी बच्चों को प्रेरित करती है। कला के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर, वो चूँकि आपको पता है कि चित्रकार भी थे, वो हैं, उनके भाई हैं। इन्होंने अंग्रेजों के जो है चित्रकला के प्रभुत्व को तोड़ा और कहीं न कहीं उन्होंने मुगलों से, राजपूतों से भारतीय चित्रकला से प्रेरणा ली है ना। चित्रकारी के मामले में भी आप सब जानते हैं कि अजंता एलोरा के काल से भारत ने काफ़ी चित्रकारी की हुई है, तो हम तो वैसे भी आगे थे। बीच में जो है स्वदेशी की जगह थोड़ा सा विदेशी हो गया था, तो हमने स्वदेशी पर जोर यहाँ पर भी दिया और कहीं न कहीं विकास कला में भी हुआ। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बंगाल का जो ये विभाजन हुआ ये अच्छी बात नहीं थी, पर कहीं न कहीं हमारे लिए इसका ये फ़ायदा हुआ कि भारत में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो अभी तक नहीं हो रही थी। या आप कह सकते हैं कि बंगाल विभाजन ने वो सब करने का हमको मौका दिया जो हम सामान्यतया नहीं करते। तो ये था बंगाल का विभाजन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। पूरा आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से पूरा आंदोलन चला है। अगले सेशन में इससे आगे हम लोग करेंगे और तैयार रहिए, जल्दी ही सी सेट की शुरुआत यहाँ मैं करने वाला हूँ कॉम्प्रीहेंशन के साथ। किस तरह से कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करना चाहिए, कहाँ गलतियाँ आप लोग करते हैं और कैसे उसमें ज़्यादा नंबर लाए जा सकते हैं, वो मैं आप लोगों की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको पता है कि सी सेट में कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट जो है वो प्ले करता है। तो उस चीज़ को हम लोग करने वाले हैं। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, सेशन को नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस सेशन को और इस चैनल के सभी सेशन को जो है शेयर कीजिए। देखिए आपने पहला वाला जो स्पेक्ट्रम का सेशन था उसको बहुत अच्छे से शेयर किया, तो इसका हमें परिणाम भी मिला। आज 1,20,000 लोग उस सेशन को देख चुके हैं। मतलब मैं सोचता हूँ कि बहुत अद्भुत था आपका वो सपोर्ट कि हम लोगों ने किस प्रकार से मात्र 2 महीने में 1.25 लाख व्यूज़ के आसपास उस एक वीडियो को हमें मिले हैं। तो ऐसे ही कुछ और आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से सहयोग करेंगे और आपके लिए बहुत जल्दी एक टीम बनाई जा रही है जो आपको यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएगी। जितना कम शुल्क में हो सकेगा हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको सारे सब्जेक्ट पूरा सिलेबस यहीं से करवा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। जय हिंद।